है और हरियाणा है। चंबल परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश है, ध्यान रखना। और गुजरात राजस्थान के अंदर माही बजाज सागर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। माही बजाज सागर, आप माही नदी आप सबको पता है अरब सागर की ओर जाएगी, तो गुजरात के साथ में एग्रीमेंट है। और इधर हम बात करें राणा प्रताप सागर, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसमें एक गांधी सागर बांध है ना, वो आपका मध्य प्रदेश में बना हुआ है, बाकी तीन राजस्थान में। गांधी सागर बांध है वो चंबल के ऊपर मध्य प्रदेश में बना हुआ है, ठीक है। और बाकी तीनों बांध कहां पर है? राजस्थान में। कुछ बेसिक जानकारी होगी ना तो भी प्रश्न सही कर दोगे। अगर किसी ने बहुत कम भी पढ़ रखा है ना, तो भी राजस्थान ज्योग्राफी में 15 प्लस सही करेगा या करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। किसी ने अभी 10 दिन पहले किताब उठाई है, 15 दिन पहले अभी उठाई है, या थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है, अभी क्वेश्चन देखने भी आ गया है, रिवीजन अच्छा हो रहा है, 15 प्लस मतलब 17 भी जा सकता है, 16 कम पढ़ा है तो भी, पूरा पढ़ा है तो फिर 20 में से 20 कोई रोक भी नहीं सकता। ये एक चारों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक प्रश्न वापस आएगा। हाँ, इसमें हमें 100% बिजली मिलती है, बिल्कुल सही है। माई बजाज सागर पूछे तो गुजरात राजस्थान करना, राणा प्रताप सागर राजस्थान एमपी। ब्यास परियोजना में आपके राजस्थान भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है। चंबल परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है। अच्छा प्रश्न एग्जाम में आएगा। अब एक बार शेयर कर दो सारे साथी मिल करके। अपन लगातार 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, मजा आ गया एकदम गजब तरीके से। ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर कंप्लीट होने वाली है। 40 में से 40 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा सही। 2025 के पेपर्स भेजूंगा, स्टार्टिंग के 200 प्रश्न वापस से रिवाइज कर लेना। मजाल क्या सिंगल क्वेश्चन बाहर चला जाए। आगे आ जाओ। ये क्लास सिलेक्शन वाली क्लास है। निम्न में से कौन राजस्थान में एक वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि है? देखो, परंपरागत विधि के अंदर क्या है कि टांके बना दिए जाते हैं हमारे बुजुर्गों के द्वारा। टांका है, जोहड़ा है ना। टांका हो गया, चाहे आपका जोहड़ा हो गया, नाडी होगी, ऐसे कई सारी चीजें हैं। और 12 घंटे वाली जो क्लास है ना 2025 के ज्योग्राफी वाले पेपर, उसमें मैं पूरा लिखा था उसमें, क्योंकि सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ानी थी 12 घंटे, तो यहाँ 12 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं 12 घंटे में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शुरुआती 200 पेज, 200 प्रश्न हिस्ट्री कल्चर के, 200 प्रश्न ज्योग्राफी के, तुम्हारे पैर में कांटा ही नहीं बगेगा। तुम 40 में से 40 सही कर दोगे 2025 के पेपर देख करके। आज भेजूंगा मैं वापस वो पीडीएफ। तो भाई टांका है। क्वेश्चन नंबर 248 कह रहा है देखिएगा, जोधपुर में क्या है कि ऊपरी जलाशय या झील के भूमिगत रिसाव को एकत्रित करने वाली बावड़ियां, ऊंचाई पर कोई जलाशय है, झील के भूमिगत रिसाव है, उसको एकत्र करने वाली जो बावड़ियां हैं वो झालरे कहलाते हैं। और झालरे, उनमें एक आपका तूर जी का झालरा बड़ा फेमस है जोधपुर का, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है ना। बहू जी का झालरा जिसे कहते हैं, बहू जी का झालरा रानी जी के द्वारा बनाया गया, तूर जी का झालरा, इस तरह से याद करो। अगला प्रश्न, इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया? इसरदा बांध है वो कौन से जिलों में बनाया गया है? इसरदा परियोजना से आपके लाभान्वित टोंक और सवाई माधोपुर। राजस्थान का मैप का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, और नहीं है तो भी टोंक और सवाई माधोपुर ऐसे इस तरह से याद कर लो। निम्न में से कौन सा जिला है वो सिद्धमुख नौहर परियोजना से सिंचाई प्राप्त नहीं करता है? सिद्धमुख नौहर की बात करें, एक ऑप्शन अलग होगा। नौहर की बात हो रही है, इसका मतलब हनुमानगढ़ तो आएगा उसके अंदर। तो सिद्धमुख नौहर परियोजना के अंतर्गत कौन सा नहीं है? देखो, ये तो दोनों भाई भाई हैं, और भाई का पड़ोसी ये भी है, चूरू भी पास में ही है। अब राजस्थान का मैप पता नहीं है जिन बच्चों को, उनके लिए कह रहा हूं। तो बेटा देखो, एक तो आपके गंगानगर हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया, लेकिन ये बीकानेर का यहाँ क्या काम है? बीकानेर दूर पड़ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो गया। 3 जिले हैं बिल्कुल पास में है, ठीक है, ये तीनों जिले बिल्कुल पास में, तो इससे लाभान्वित हो जाएंगे। थोड़ी चीजें, 4th ग्रेड ऑफिसर बनने जा रहे हो यार, सीधी सी बात है, नौकरी सीटें खूब पड़ी हैं, 2 गुना के लिए 1 लाख बच्चों के रिजल्ट आएंगे, 1 लाख बच्चों का रिजल्ट आएगा, उसमें आपका नाम आराम से डंके की चोट पे आएगा। लेकिन लास्ट में जो 54,000 है उनमें सिलेक्शन लेना है, तो फिर एक और कैंडिडेट को हराना पड़ेगा। तो उसके लिए कह रहा हूं गलती मत करना, छोटे छोटे प्रश्न है। हाँ, जाखम परियोजना पूछ रहा है, सोममाही जाखम जो है ना, जिनका संगम आपके नवा टापरा, डूंगरपुर, बेणेश्वर धाम में होता है,
तो उन्हीं नदियों की बात हो रही है मेवाड़ क्षेत्र वाले। जाखम परियोजना का राजस्थान के किन जिलों में, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है? जाखम परियोजना ये आपके मेवाड़ क्षेत्र के अंदर, आपके विशेष रूप से उदयपुर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ क्षेत्र के अंदर, इसमें बाकी वाले जिले नहीं, ठीक है। उदयपुर, चित्तौड़ और ये प्रतापगढ़ विशेष रूप से जाखम बांध तो यहीं पर बना हुआ है। एक बात करें प्रतापगढ़ के अंदर आपका बना हुआ है जाखम बांध, और आज रात तो मैं खतरनाक दिमाग लगाने वाला हूं, ऐसे ऐसे आइडिया, बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। आज रात को इतना खतरनाक दिमाग लगाऊंगा, कल पूरे दिन मार काट मचाऊंगा। तुम देखते जाओ मेरे प्यारे साथियों। आज तारीख अपनी 17, कल 18 का दिन देखना। आज रात को जलवा दिखा दूंगा। लास्ट के 12 घंटे वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक सरसरी नगर से देख लेना और चले जाना पेपर देने। पेपर अपने हाथ में है, ठीक है, ओके। पहली पारी वालों को फायदा पहुंचा दूंगा, फिर दूसरी तीसरी वालों का भी कुछ कल्याण करूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्लान। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? भाखड़ा नांगल परियोजना के अंदर राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 252 फैक्चुअल सीधा पूछ ले। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी है वो आपके 15.2% की लगभग है, 15.2% की है, 15.2%। राजस्थान की परवन बृहद सिंचाई परियोजना, बहुत प्यारा बहुत प्यारा प्रश्न है। परवन परियोजना, परवन परियोजना है वो आपके झालावाड़ के अंदर है। परवन सिंचाई परियोजना, सीधा सा प्रश्न आएगा सिंचाई परियोजनाओं से। जाखम बांध कहाँ है? परवन सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? परवन नदी पर बनी हुई है, तो ये आपके झालावाड़ के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट, सीधा सा पेपर में दे देंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेंगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 254 के अंदर देखो, निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बना हुआ बांध नहीं है? यह भी आ सकता है। गांधी सागर बांध है जो कि आपका मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है, पूछ रहा है कौन सा नहीं है। और राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। जवाहर सागर आपका याद रखिए, लेकिन पोंग बांध नहीं है, और एक कोटा बैराज। तो इस प्रकार से 4 बांध है वो आपके चंबल पर बने हुए हैं, आप लोगों को याद रहने चाहिए। कंसेप्ट से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेंगे, इसके अंदर का कुछ नहीं पूछेंगे, क्यों टेंशन लेते हो? इट इज अ 4th ग्रेड ऑफिसर एग्जाम। हाँ, आगे देखो, निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान और इसके साथ साथ गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है? देखो, दिमाग लगाओ, रुक जाओ भाई, इधर देखो। कह रहा है कि आपके राजस्थान का भी है, गुजरात का भी है और मध्य प्रदेश का, तीनों का संयुक्त उद्गम आपका नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी परियोजना। इसमें गुजरात भी आएगा, मध्य प्रदेश भी आएगा और राजस्थान भी आएगा। चंबल है तो राजस्थान मध्य प्रदेश है, माही के अंदर गुजरात राजस्थान है, नर्मदा के अंदर 3 स्टेट आ जाते हैं, क्योंकि नर्मदा का जो उद्गम है वो आपके मध्य प्रदेश से होते हुए विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होते हुए भ्रंश घाटी से होते हुए अरब सागर में जाता है। तो ये कौन सी परियोजना किस जिले में है? राजस्थान का किन स्टेट के साथ में है? माही, चंबल और नर्मदा में याद रखना कौन सा बांध कहां पर बना हुआ है, सिंचाई परियोजना कौन सी कहां, बस कौन से जिले के अंदर। उससे ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं आएंगे, आएंगे ही नहीं। लो कर लो बात, आगे आ जाओ। अगला प्रश्न, पिपलाद परियोजना, पिपलाद परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? सीधा सा प्रश्न है, रट लेना, रट लेना, उल्टा पढ़ पढ़ के रटो, बोले कैसे ही करो, पढ़ लेना जीके, तो उसके बाद आगे और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 256, पिपलाद परियोजना अजमेर, पाली, जोधपुर तो होगा नहीं, पिपलाद है वो आपके झालावाड़, परवन भी, पिपलाद भी। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी। भीखाबाई सागवाड़ा नहर, आजकल तो थोड़ा कम पूछा जाता है, 4-5 साल पहले थोड़ा ज्यादा पूछा जा रहा था। भीखाबाई सागवाड़ा नहर वो आपके डूंगरपुर के अंदर, और भीखाबाई सागवाड़ा विशेष रूप से याद करोगे डूंगरपुर के अंदर, भीखाबाई सागवाड़ा के नाम पर। सागवाड़ा डूंगरपुर की तहसील है।
क्वेश्चन नंबर 257। और दक्षिणी राजस्थान है तो यहां पर आपके माही नदी कैसे उल्टे यू आकार की तरफ बहती है। उल्टे यू आकार की तरफ बहने वाली नदी आपकी माही नदी। ये माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। अब दिमाग थोड़ा खुला रखो, एकाग्रता रखो, प्रश्न आएगा एग्जाम में। भीखा भाई सागवाड़ा नहर है तो वो आपके डूंगरपुर के अंदर, और माई नदी याद रहेगा इससे संबंधित प्रश्न। अगला देखो कि कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार है वो आपके मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु दिखाता है। देखो कोपेन ने भी जलवायु वर्गीकरण जो दिया है उसके अंदर कोपेन ने एक तो लास्ट वाला जो है ना BWHW दिया है, BWHW फिर BSHW अर्ध शुष्क, AW आर्द्र है और CWG है वो आपका मैदानी क्षेत्र की है। CWG कह रहा है कि आपका मरुस्थलीय जलवायु को उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, अगर अर्ध शुष्क होता तो क्या करते। क्वेश्चन नंबर 258 के अंदर कह रहा है शुष्क को, तो भाई शुष्क यानी एरिडी सॉल मिट्टी जहां पाई जाती है, अर्ध शुष्क जहां पर थोड़ी बहुत अच्छी वर्षा होती है लेकिन आधा सूखा इलाका कह सकते हैं। तो कंफ्यूज तो होना मत, BWHW। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण थोड़ा ज्यादा ही पूछा जाता है। जैसे मिट्टियों का एक प्रश्न पक्का आएगा, मिट्टियों वाला रट लीजिए, एक पक्का प्रश्न है। 5 मैंने प्रकार बता दिए। इधर वाला एंटी था, इधर वाली जो मिट्टी थी वो एंटी थी, उधर वाली थी वो आपकी एरिडी थी, एंटी के बाद इधर वाली थी जो वो एरिडी थी। अब इसको इसके साथ जोड़ के पढ़ो ना, जैसे टेंस के साथ में पैसिव वॉइस जोड़ के पढ़ते हो, है ना, कि राम गोज स्कूल, तो बाद साथ में आपको बता देवे क्या, पैसिव वॉइस बता देवे। तो भाई पहले ऑब्जेक्ट ले आओ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आओ, फिर सब्जेक्ट लगा दो, बाई प्लस सब्जेक्ट। तो उसके साथ साथ तुम ये भी जोड़ के पढ़ो, ये मिट्टी है, यहां पर एंटीसोल आपके मिट्टी है, और यहीं पर हम बात कर रहे हैं कि BWHW, WWW लास्ट में, एंटी पहले नंबर पे, शुष्क क्षेत्र। क्लियर, आगे बढ़ो। एक बार शेयर कर दो, सारे साथी मिलकर शेयर कर दो, यूं बात माना करो मेरी। कोपेन और जलवायु वर्गीकरण, AW मतलब आर्द्र जलवायु है, आर्द्र जलवायु, और ये मैदान की है, ये है तो मैदान की है, और ये अर्ध शुष्क की है। जलवायु 4 प्रकार कोपेन। कोपेन का BSHW कहते ही दिमाग दौड़े, हाँ देखो BSHW जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है। वह कौन सा है, BSHW। तो BSHW में रेगिस्तान को हटा दो। गुरुजी बाड़मेर बॉर्डर वाला है, बीकानेर भी बॉर्डर वाला है, जैसलमेर भी था बॉर्डर वाला, लेकिन बॉर्डर से थोड़ा सा नजदीक ओ है मारो प्यारो जोधपुर। तो आंख बंद करके सही कर दो आंसर आपका जो, अच्छा क्या पूछ रहा है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूरी तरह से BSHW जलवायु प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत आता है, वो कौन सा जिला है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BSHW पूरी तरह से, है ना, प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान रखना, पूरा पूछ रहा है कि पूरी तरह से BSHW में आएगा, BWHW भी नहीं है, तो यहां पर पूरी तरह से BSHW के अंदर आपका बाड़मेर आएगा। ठीक है, पूरी तरह के अंदर बाड़मेर आएगा, पूरी तरह में बाड़मेर कर लो, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लो, पूरी तरह में BSHW के अंदर बाड़मेर आएगा। आगे देखो, देखो आना तो चाहिए मैप के अकॉर्डिंग, तो हम यही कह रहे हैं कि भी जोधपुर होना चाहिए इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ठीक है। आगे देखो, आना तो जोधपुर ही चाहिए, ठीक है। बाड़मेर तो फिर इधर वाला हो गया BSHW, फिर आपका एक यूनिक के अंदर अगर देखो तो इसमें तो ये तीनों चीजें है ना वो बॉर्डर वाली हैं, तो आपका BSHW सटीक आंसर बाड़मेर या जोधपुर दोनों में से एक, तो आप बाड़मेर को ज्यादा सटीक मान रहे हो या जोधपुर को। जोधपुर भी है लेकिन विस्तार का कह रहा है पूरी तरह से,
बीकानेर नहीं है, ठीक है। आगे देखो, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु है? जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी भाग, आप इस रेगिस्तानी क्षेत्र में देखिएगा, जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी भाग, जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी भाग, ये वाले भाग। अब यहां वाले हैं तो BWSW आंख बंद करके कर सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरी तरह से पश्चिम का कह रहा है। और पूर्वी होता तो थोड़ा सा डाउट होता कि भाई इसमें BSHW करे, BSHW करे या BWSW करे, तो ये थोड़ा अर्ध शुष्क की ओर है, ये पूरा शुष्क के है, ये शुष्क है, ठीक है, ओके। हाँ, उसमें जोधपुर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ। अगला, सर्दियों के अंदर आपका भूमध्य सागर में चक्रवात के कारण राजस्थान के अंदर उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। आप सबको पता है, जनवरी फरवरी के आसपास मेडिटेरियन सी से जो हवाएं आती है तो वो मावठ की वर्षा कहलाती है, और वो गेहूं की फसल के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होती है। तो भूमध्य सागरीय जो हवाएं आती है, ठंडी हवाएं, वो बारिश लेकर आती है। 261 का आंसर ये हो गया, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, ज्यादा उलझना नहीं है। पेपर में अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है समझ में, तो प्लीज उसके ऊपर आप गोला कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं कि भाई हाँ, इसको बाद में देखेंगे। मेरे पास कई बच्चों के कॉल आते हैं, सर उलझ गए इसलिए टाइम चला गया, गणित के एक प्रश्न में सर मैं 10-10 मिनट उलझ गया। इतना नहीं बैठना, नहीं आए छोड़ दीजिए, वापस देखेंगे, ठीक है। राजस्थान में सम वर्षा रेखाओं का मान है वो किस दिशा की ओर कम होता है? वर्षा रेखाओं की मान, आगे देखो, वर्षा रेखाओं का मान, ये देखो, सम वर्षा रेखाओं का मान, यहां पर वर्षा क्या होती है? दक्षिण पूर्व में ज्यादा, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया, यहां पर ज्यादा है, यहां पर भी ज्यादा है, अरावली की इधर खूब ज्यादा, इधर है वो बारिश है वो कम है। तो इस प्रकार से आप कहोगे दक्षिण पूर्व से आप उत्तर पश्चिम की ओर जाओगे, तो ये डायरेक्शन जो है आपका साउथ वाली हो गई, और ये आपकी पूर्व वाली हो गई, ये नॉर्थ हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो दक्षिण पूर्व से आप इस तरफ गए तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होता जाता है। दक्षिण पूर्व, ये रहा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाएगी, ठीक है, कम होती जाएगी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 263, आगे देखो, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान की सम वर्षा रेखा द्वारा अलग किए जाते हैं। रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान ये किसके द्वारा अलग होते हैं? इन दोनों के बीच में, ये जो अपना रेगिस्तानी क्षेत्र है इसके बीच में 25 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा है, 25 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा, 10 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा ये जैसलमेर क्षेत्र से, क्योंकि यहाँ पर बारिश है वो बहुत कम होती है, और ये 25 सेंटीमीटर की होगी, और 50 सेंटीमीटर की है तो मरुस्थल की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, वो 50 सेंटीमीटर हो गई। 80 सेंटीमीटर पूछे तो हाड़ौती क्षेत्र में और दक्षिणी राजस्थान से होते हुए ये 25 सेंटीमीटर हो गए। अगला देखो, और ये तो अभी पूछा था, 40 सेंटीमीटर भी यही है, अर्ध शुष्क क्षेत्र से जाती है। 40 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा भी पूछा है अभी सेकंड ग्रेड के अंदर, ये 40 सेंटीमीटर भी पूछा है, इधर 40 हो जाएगी, अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर कौन सी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर, और वो अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत है। जालोर, जालोर क्षेत्र से होते हुए आगे की ओर सीकर तक पूछा है अभी सेकंड ग्रेड में, 2 दिन पहले ही पूछा था, 40 सेंटीमीटर। सर मेरा 19 तारीख को नवदीप कह रहा है सेकंड शिफ्ट में पेपर है, क्लियर हो गया, हो जाएगा क्या? अभी तो ये मेरे को व्हाट्सएप भी करेगा। तो बेटा टेलीग्राम ग्रुप में चले जाओ, लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, 4.5 लाख बच्चे पूरे राजस्थान के अंदर, मेरे सारे भाई बहन वहाँ जुड़े हुए हैं। मैं सभी को PDF वहीं पे देता हूँ, आपको अलग से नहीं दूंगा। तो इस वीडियो के नीचे आप देखो एक लिंक है कि टेलीग्राम ग्रुप में PDF अपलोड हो जाएगी, आप लोग ज्वाइन कर लेवे, ऐसा करके कहा गया है। 4,40,000 बच्चे आ चुके हैं टेलीग्राम में, वहाँ पर आपको फ्री PDF मिलती है। ये अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है नीले कलर का ऐसा दिखता है, तो वहाँ जाओ, ठीक है। आज तो टेलीग्राम ही हैंग कर दिया तुम लोगों ने।
इस वीडियो के नीचे ब्लैक कलर की जो पट्टी है वहां पर क्लिक करके जाओ। मैं सारी पीडीएफ भेजूंगा ना। देखो मेरे आराम का कोई मेरे वो है ही नहीं, वो मतलब थोड़ा बहुत तुम लोग थोड़ा समझना इस चीज़ को, कभी क्लास में 5-10 मिनट लेट हो जाऊँ तो ठीक है। बहुत बहुत प्रेशर होता है भाई, इतनी शरीर को कोई कष्ट देता ही नहीं है, समझा करो। ये लाइव कोई हवा में नहीं है, ये लाइव बच्चों का प्यार है, ठीक है। कोई इतना तप के तो बताए, अपने आप माइंड मैप बन जाओगे, मदन सर बन जाओगे। मैं तो नाचीज हूँ, माँ सरस्वती और आप लोगों ने मुझे बनाया है, मेरी तो क्या ही बिसात है। खैर, तो अगले 2-4 दिन और तपना है। राजस्थान के अंदर मई और जून में सर्वाधिक धूलभरी आंधियां, तो धूलभरी आंधियां सबसे ज्यादा है वो गंगानगर में धूल उड़े। किसी को भी पूछ लो गंगानगर वाले को, इतना ही क्या मारता है, धूल ही धूल चल है। धूलभरी आंधियां राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा 27 दिन तक, लगभग 30 में से आपके गर्मियों के टाइम में प्री मानसून से पहले वहां पर बारिश होती है। फिर देखो सामान्यतः राजस्थान के अंदर दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। देखो मानसून की अवधि, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, मतलब जो जिसमें ज्यादा वर्षा हमें प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा दक्षिण पश्चिमी मानसून, मतलब चौमासा जो है, आपसे पूछ सकते हैं चौमासा क्या है। चौमासा जब बारिश होती है, चौमासा अभी जाने वाला है, जा ही रहा है, चला गया है। जून जुलाई अगस्त सितंबर ये बारिश का मौसम होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, खाना वाना खा लिया तुम लोगों ने दोपहर का? ठीक है, अभी जस्ट ये 20 क्वेश्चन और है, हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने मेरी तरफ से जीके पूरा करवा दिया है, हिस्ट्री कल्चर 40 क्वेश्चन वाला, और 40 में से मैं हर बच्चे के 38-39 क्वेश्चन मिला दूंगा। बस 2025 के जो पेपर शेयर करूं आज, उनमें स्टार्टिंग के 200 प्रश्न रख लेना, बाकी वाला को छोड़ देना। और पॉलिटी के अंदर 10 में से 10, 50 में से 48 क्वेश्चन, ठीक है। अब गुरुजी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं लगता, अरे बस 2 दिन बख्श दो, दिन रात एक करने दो। थोड़ा बहुत लगेगा तुम्हें गुरुजी थोड़ा सा क्या हो रहा है इनके साथ, वो नींद की कमी वगैरह सब उन सब से हो जाता है, लेकिन तुम लोग बेफिक्र हो, तुम नींद की कमी मत करना, कुछ भी हो जाए। लू क्या होता है गर्मियों में, जो चलने वाली स्थानीय हवा है। तो 50 नंबर के कंटेंट की ओर जा रहे हैं। इसके बाद जस्ट पॉलिटी आएगा, 50 क्वेश्चन, मतलब कि आपके 80 नंबर का मैटर। 50 क्वेश्चंस मतलब 80 नंबर का मैटर। अब कोई बीच बीच में क्लास में आया और वापस चला गया, उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। इसमें 40 क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के और 10 प्रश्न पॉलिटी के, 80 नंबर 200 में से मैं वादा करता हूं कि मेरे हर बच्चे के 75 प्लस आएंगे, 75 प्लस आएंगे। उसके बाद आगे की रणनीति 2 घंटे बाद में बताऊंगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस हिंदी वो मिला दो तो ये आंकड़ा 100 से भी ऊपर नंबर चला जाएगा, 110-20 नंबर तक। फिर अंग्रेजी और गणित का थोड़ा अभ्यास करेंगे, 130 प्लस नंबर चले जाएंगे, ठीक है। हाँ, कर दो एक बार शेयर कर दो, सारे साथी मिलकर शेयर कर दो। ये 50 क्वेश्चन जो है वो आपका राजस्थान जीके के हैं, राजस्थान जीके प्लस पॉलिटी। अगले 2-3 घंटे इन्हीं के ऊपर और फोकस करने वाले हैं मेरे भाई। 80 में से 75 लाने हैं, लाने हैं मतलब लाने हैं, और हर बच्चा लेके आएगा, डंके की चोट पे लेके आएगा। कह दीजिए एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धमक से मैं वो साज नहीं, और छोड़ दूं डर के मैदान मैं वो बाज नहीं। 75 नंबर 80 में से लाएंगे, सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। इंडिया पॉलिटी के तो सीधे सीधे प्रश्न है, अभी मैं बताऊंगा वही आएंगे। और इससे अलावा अगर प्रश्न आ जाए ना तो मेरे से पढ़ना मत दोबारा कभी, चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना कि सर आपने कहा था और प्रश्न मिले नहीं, हम आपके चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं, ठीक है। तो कर दीजिएगा, पढ़ना ही मत मेरे पास दोबारा, वरना दोबारा कभी कहीं और मत पढ़ना। मैं मिलाऊंगा आपके इन 50 में से 48 क्वेश्चन हर बच्चे के मिले। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि 50 में से 48, 45, 47 जिसने जितनी साधना की है मां सरस्वती की, उतने क्वेश्चन मिलाऊंगा। तो आगे चले पॉलिटी की ओर, थोड़ा ज्योग्राफी कंप्लीट करके। हाउस द जोश, जोश कम तो नहीं हुआ ना? ओके, और मेरे तो चलो कोई नहीं, इतनी मेहनत चलती है, तुम लोग नींद पूरी लेना, मैं मेहनत करूंगा तुम्हारे। तो भाई ये याद रखना, ठीक है, ये टारगेट पूरा करना है। अभी तो बजी है 3:30 हुई है ना, 4:30, 5:30, और 6 बजे से पहले पहले पॉलिटी बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे। 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक अगले सब्जेक्ट्स आएंगे, जिसमें आएगा आपका हिंदी, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, और रात को लास्ट में गणित
मेरे को इतनी खुशी है कि सुबह सुबह मैंने जब गणित का अभ्यास किया, कल भी किया था, तो मैंने कहा यार बड़ा शानदार गणित का तो है ना, मेरा शागिर्द है महिपाल, तो मैंने उसके साथ डिस्कशन किया। तो बोला मैंने कि भाई यार गणित तो वो गणित में तेज़ है, कभी महिपाल की क्लास लगाऊंगा, बहुत सिंसियर मैनेजमेंट संभालते हैं, तो महिपाल जी की क्लास कभी लगाएंगे आपके। तो क्या सर आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो बहुत मज़ा आया, मैं अभ्यास करके आ चुका हूँ, आज कराऊंगा तुम लोगों को। अरे मुझे गणित नहीं आती है, मैं आपको बता दूंगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि औसत कैसे निकालते हैं, लाभ कैसे निकालते हैं, हानि कैसे निकालते हैं, 10% इतने मतलब कि कम में खरीद के इतने में बेचा, उसमें कितनी प्रतिशत लाभ हुआ, हानि कैसे हुई, उसका फॉर्मूले बता दूंगा। मैं तुम्हारे लिए गणित कम से कम 4-5 घंटे मिला के आया हूं। चलो आ जाओ। ऐसे होता है सिलेक्शन, है ना बच्चों का, एक टीचर जब इतने सब्जेक्ट के लिए पीछे पड़ता है, जैसे लगता है जैसे कि खुद का एग्जाम होता है ना, उस टाइप से। चलो भाई, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? जब बच्चा सारे सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम देने जा सकता है, तो हम क्यों नहीं पढ़ा सकेंगे आपको, सारा पढ़ाएंगे। आ जाओ। शुष्कतम जिला पूछ रहा है, तो शुष्कतम मतलब जहां पर बारिश बहुत कम होती है, न्यूनतम घनत्व भी है जैसलमेर का, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व भी है जो कि 17 है, और इसके अलावा सबसे कम वर्षा भी है। ठीक है, दोनों ही मामले में ठीक है, ये सबसे पीछे है। हाँ। कौन सा जिला है वो आपका न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा जैसलमेर दिया हुआ नहीं है, तो आप उदयपुर, नागौर, चित्तौड़ और दौसा। अच्छा प्रश्न पूछा है, क्वेश्चन नंबर 268। आप देखोगे कि आपको डाउट लगेगा, जिंदगी में एक फॉर्मूला बताता हूं एग्जाम पास करने का, फर्स्ट थॉट इज ऑलवेज राइट। फर्स्ट थॉट इज ऑलवेज राइट। मेरे बच्चे याद रखना, एक मतलब पहली थॉट हमेशा राइट होती है। अंग्रेजी में कहावत है, फर्स्ट थॉट ऑलवेज 90% राइट। दिमाग में जो पहली बार शक आए, पहली बार थॉट है, हमेशा राइट है। आपको लगता है कि गुरुजी नागौर तो मारवाड़ सेक्टर की ओर पड़ गया, चित्तौड़ है, दौसा है, उदयपुर है, तो वर्षा कैसे ज्यादा प्राप्त करेगा, तो नागौर को ठोको लाइक। ठीक है, पेपर हल करो उसमें इस बात का ध्यान रखना। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा? लो, अब देखता हूं कौन कौन गलती करता है और कौन गलती नहीं करता है। सिर्फ 2 मिनट लेता हूं, सबके आंसर से जाने चाहिए।
हाँ जी, जिला तो है झालावाड़, और स्थान का पूछे तो बताना माउंट आबू, क्योंकि ऊंचाई पर है और ऊंचाई पर होते हैं तो वहां पर बारिश ज्यादा होती है। कोई भी स्थान अगर ऊंचाई पर है ना तो वहां ज्यादा बारिश प्राप्त करेगा, क्योंकि संघनन है वो ज्यादा होगा वहां पर और ज्यादा बारिश प्राप्त होगी। तो दिए गए में स्थान पूछा गया है, जिला नहीं पूछा गया है, स्थान है ना, ध्यान रखना। जिला पूछे तो झालावाड़ करना, जिला होगा तो आपका झालावाड़ होगा। ओवरऑल जिले की बात हुई, स्थान की बात होगी। आगे आ जाओ। आज अपन ने अच्छी क्लास ली है, और YouTube पे थंबनेल पे मैंने लिखा 6 पारियों के पेपर यहीं से आएंगे। अब मैं तो मेरे प्रूफ दूंगा ही दूंगा। अब YouTube पे बाढ़ आ जाएगी, 6 के 6 पारियों के 95%, 90% प्रश्न हमारी पारियों से आएंगे। तो क्या होता है कि जब अच्छे व्यूज आते हैं किसी के तो सब लोग कॉपी करने लग जाते हैं, तो होगा। पर तुम लोग तो समझदार हो ना, ठीक है, बच के रहना। आगे आ जाओ। लास्ट एक जनगणना का टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों। एक सीधी सी बात बोलूंगा, सिलेबस में है जनगणना का घनत्व, जनगणना से संबंधित जो प्रश्न दिए हुए हैं। घनत्व है, साक्षरता है, घनत्व, साक्षरता और इसके साथ लिटरेसी रेट वगैरह, साक्षरता दर, घनत्व, लिंगानुपात, मेन चीजें, और जनसंख्या सबसे ज्यादा कौन से जिले में, सबसे कम किसमें। 4-5 डाटा याद कर लेना। ज्योग्राफी 2025 के पेपर वाली PDF दूंगा, स्टार्टिंग के सिर्फ और सिर्फ 150 प्रश्न, सारा कुछ जनसंख्या का एक एक डाटा लिखाया हुआ है। आज रात 12 बजे PDF टेलीग्राम में आ जाएगी। सिर्फ स्टार्टिंग के 150 प्रश्न हिस्ट्री ज्योग्राफी वाली पढ़ लेना, उसमें सब लिखा, पूरी मेहनत की हुई मेरे। तो जनगणना बड़ा लंबा टॉपिक दे रखा था, 4-5 लाइनें तुम्हारे सिलेबस के अंदर, 4-5 बिंदु। राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म है वो साक्षरता लिटरेसी रेट के अंदर पहले और अंतिम स्थान पर है। देखो, पहले नंबर पर कोटा है और लास्ट स्थान पर है वो आपका जालोर है, ठीक है। इसका 76+ है और जालोर का बहुत कम, 38 के आसपास। तो इस प्रकार से ये डाटा याद रखना, जालोर में सबसे कम और आपका कोटा में सबसे ज्यादा है। बस नॉर्मली पूछेंगे कि लिटरेसी सबसे ज्यादा कहाँ, कम कहाँ, लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ, जैसे डूंगरपुर के अंदर, फिर राजसमंद, प्रतापगढ़, ऐसे याद करो। सबसे ज्यादा कहाँ, सबसे कम कहाँ, मेन चीजें, ठीक है, ओके। अगला देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का जनसंख्या का जो घनत्व है ना, कौन से जिले का जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, वो सेकंड स्थान पर है। देखो, पहले सेकंड स्थान की बात करें, 200 क्वेश्चन नंबर 271 है, वो आपका सेकंड स्थान पर पूछा है। जयपुर है, उसके बाद में आपका भरतपुर है। ये 500+ वाली कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। 500+ वाले जिले जितने हैं, हाँ, ये प्रश्न आते हैं। तो 500+ में 2 है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलोवार क्रम आपको बताना है। तो जयपुर और भरतपुर का तो 500+ है, ठीक है, जयपुर और भरतपुर का 500+ है। तो 272 के अंदर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, जयपुर, भरतपुर, फिर दौसा और फिर अलवर। 500+ में आपका 2 ही आएगा, जयपुर और भरतपुर का। अगला देखिएगा, कौन से जिले में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम पाया जाता है। तो जैसलमेर में ये 17 पाया जाता है, जो सबसे कम है। यहां पर लोग दूर दूर रहते हैं, ढाणियां हैं, इस वजह से आप लोगों को ये याद रखना है। और लेटेस्ट जनगणना का डाटा है वो 2027 में आएगा, 21 वाले का। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है। देखो, धार्मिक आंकड़े जनगणना से संबंधित यहां पर आपसे दिए गए हैं, पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 274 के अंदर। तो दिए गए में आपका सही सुमेलित है वो सिख वाला, यहां पर 1.27 है वो सही सुमेलित किया गया है। सबसे कम दशक की वृद्धि दर, 10 साल की सबसे कम जो ग्रोथ रेट है वो आपसे पूछी जाइए। सबसे कम दशक की वृद्धि दर आपके कौन से जिले के अंदर देखने को मिलेगी। सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिलों का युग्म कौन सा है। गंगानगर में सबसे कम है 10, और गंगानगर के बाद में आप दिए गए ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन पूछ रहा है कि सबसे कम जिलों का युग्म का मतलब है जोड़ा। तो सबसे कम आपका गंगानगर में है, उसके बाद आपका झुंझुनू आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 275 के अंदर सी ऑप्शन आ जाएगा। गंगानगर यहां भी है, लेकिन कह रहा है कि जो जोड़ा है इसमें कोटा नागौर मैच नहीं हो रहा है। यहां पर पाली झुंझुनू दूसरे और तीसरे स्थान पर, ये पहले नंबर पर है, जहां पर इसकी ग्रोथ रेट पिछले 10 साल के अंदर
गंगानगर वालों ने सबसे कम बच्चे पैदा किए, सॉरी मतलब ग्रोथ रेट सबसे कम। कहने की सीधी सी बात है, कोई कहने में कोई शर्म थोड़ी है, सीधी सी बात है, इनके सबसे कम बच्चे पैदा हुए 10 ही है। इनकी ग्रोथ रेट कितनी है? 10%। खुल के बात किया करो, साइंस है ना, आधे तो शर्माते। बच्चे कम पैदा होने के मामले की बात हो रही है, सरल भाषा में समझो। 10 की वृद्धि दर कम का मतलब क्या हुआ, सरल भाषा में समझो, सुखी रहोगे। 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही जोड़ा कौन सा है? तो गंगानगर है और झुंझुनू आएगा। गंगानगर के साथ में झुंझुनू आएगा 276, तो झुंझुनू सेकंड नंबर पर है, गंगानगर झुंझुनू, फिर पाली आएगा। बीच में पाली पहले कैसे आ गया? तो 1 और 2 का पूछा था। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में लिंगानुपात के आधार पर अवरोही क्रम का चयन करना है। अब तुम लखनऊ के लाडो को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है। अवरोही क्रम यहां पर पूछ रहा है, आरोही पूछते हैं तो कम से ज्यादा होता है। अव का मतलब प्लस से लेकर के आप माइनस की ओर जा रहे हो, ज्यादा से कम की ओर जा रहे हो। लिंगानुपात के मामले में आपका लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम है वो कौन से जिलों का हो जाता है? लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम है वो आपका बी ऑप्शन, पाली है, टोंक है, दौसा है और अलवर है। दिए गए जिलों में आपको ना तो सबसे आगे वाले दिए गए ना सबसे पीछे वाले, इस तरह से जो एक सीक्वेंस है ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। तो ज्यादा से कम में पाली, टोंक, दौसा और अलवर। लिंगानुपात सेक्स रेशियो के बारे में बात हो रही है, पाली, टोंक, दौसा, अलवर, पाली, टोंक, दौसा, अलवर। अगला देखो, राजस्थान में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 0 से 6 वर्ग जो बच्चे हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चों पर बच्चियों की संख्या, उसमें सबसे कम लिंगानुपात आपके कहां पर देखने को मिलता है? तो झुंझुनू जिले के अंदर सबसे कम लिंगानुपात दिए गए में आपको मिलता है। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का सबसे बढ़ता हुआ क्रम, देखो प्रश्न को पढ़ो पहले ढंग से, समझ में आ रहा है क्या? न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का बढ़ता हुआ क्रम कि सबसे कम जनसंख्या इसकी है, उसके बाद दूसरे की, उसके बाद तीसरे की। तो क्वेश्चन नंबर 279 के अंदर है शिरोई की सही बढ़ता हुआ क्रम है, दिए गए ऑप्शन में सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों का बढ़ता हुआ क्रम। तो ये आपका जैसलमेर की सबसे कम है ना, जैसलमेर की सबसे कम है, उसके बाद प्रतापगढ़ की, उसके बाद आपके सिरोही की सबसे, इनमें सबसे ज्यादा दिए गए में। तो ए ऑप्शन इसके अंदर 279 के अंदर ए ऑप्शन है। आगे देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात, अच्छा ग्रामीण अनुपात कितना है, नगरीय लिंगानुपात कितना है, पूछ रहा है कि ग्रामीण लिंगानुपात कितना है और नगरीय लिंगानुपात कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार गांव के अंदर पुरुषों की संख्या के ऊपर प्रति हजार महिलाओं की संख्या कितनी है और नगरों में कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 280 के अंदर। तो गांव के अंदर जो लिंगानुपात है वो 933 है और शहरों के अंदर जो सेक्स रेशियो है वो 914 है। तो 933 और 914 का कभी अगर अंतर पूछ लेवे तो अंतर भी 16 और देख लो कितना हो गया, इसमें काउंट कर 16, 17, 18, 19, तो 19 का अंतर भी है। तो ये थोड़ा सा ये भी याद रखो कि इसमें क्या है, 19 का अंतर भी है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है कि गांव और शहरों के अंदर जो है प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है वो आपका लिंग अनुपात कहलाता है। तो ये 933 तो गांव में है वो भी ज्यादा है और शहरों में ऑब्वियसली कम होता है क्योंकि लोग थोड़ा सा बच्चों के जन्म को प्रोत्साहन कम देते हैं। हाँ, अब देखो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में सबसे ज्यादा ग्रामीण लिंगानुपात है। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो पाली के अंदर गांव के अंदर सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात का मतलब यह 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या गांव के अंदर पूरे राजस्थान में पाली में सबसे ज्यादा है, ठीक है, जो कि 1000 प्लस है। आगे देखो 2001 से 2011 के दशक में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाले 3 जिलों का क्रम क्या है, कि मतलब सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने के मामले में 3 जिले कौन से हैं दिए गए में। क्वेश्चन नंबर 282, तो बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है। सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने में यह जिला आगे रहा है, बाड़मेर।
बाड़मेर की जो ग्रोथ रेट पिछले 10 साल में रही है वो 32% रही है, और गंगानगर की 10% रही है। गंगानगर वालों का उल्टा काम करते हैं बाड़मेर वाले, ठीक है। तो उल्टा काम का मतलब ये हुआ, जनसंख्या के अंदर ये कम बच्चा पैदा करने में है और वो ज्यादा बच्चा पैदा करने में, मतलब समझा करो चीज, कहने की मतलब ये है ना। गंगानगर कम, बाड़मेर ज्यादा, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर, समझ गए ना। 10 साल में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पैदा हुई, ग्रोथ रेट, कि कोई क्रिकेट की टीम बना रहा है, कोई कहता है हम दो हमारे एक, तो बाड़मेर वाले कहते हैं क्रिकेट की टीम होनी चाहिए, और गंगानगर वाले कहते हैं हम दो हमारे एक। तो इस तरीके से राजस्थान के अंदर बाड़मेर वालों के पास ये क्रिकेट की टीम, ऐसा समझो कि ग्रोथ रेट ज़्यादा है, 32 की है। और हम बात करें तो गंगानगर वालों के पास तो कम है, कि भाई साहब दूधो नाव पूतो फुलो गंगा नाव। तो थोड़ा दिमाग बिठाया करो इस चीज़ को, बैठ जाओ, बिठा दोगे दिमाग में, हाँ घनी चौकी बात है, आई बात समझ। हंसो मत रे, सीधी सी बात है, तुम लोग भी इस मुहिम में योगदान कभी न कभी तो दोगे। अब गुरुजी है ना, नींद की कमी है तो पढ़ाएंगे तो फनी वे में, ठीक है। अगर मैं सीरियस हो गया ना तो तुम सब लोग गायब हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि सीरियस टीचर रहे कभी। टेंशन नहीं लेनी, प्रश्न सीधा आएगा परीक्षा के अंदर, ठीक है। प्रश्न आएगा कि ग्रोथ रेट किसकी सबसे ज्यादा है, किसकी सबसे कम है, और उसमें आपको बताना पड़ेगा। गंगानगर वाला के बाद में झुंझुनू पाली बताने पड़ेंगे आपको, तो पढ़ने के लिए तो थोड़ा सा रटना पड़ेगा। मैं मेरी शेकी बगाड़ने के लिए आके सीरियस टीचर बन जाऊं, नाक सिकोड़ते हुए खड़ा हो जाऊं, अच्छा थोड़ी लगता है ना। हाँ ठीक है, राजी हो गया, 4th ग्रेड ऑफिसर बन जा, बच्चे योगदान दीजिए बेटा। चलो आगे आ जाओ। आगे आ जाओ भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य के, राजस्थान में सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या कौन से जिले में, बताओ। अब नींद की कमी होगी तो फिर दिमाग तो, तुम लोग है ना अगले 4-5 दिन है ना थोड़ा आराम से रहा करो, मेरे को उकसाना मत, बस और कुछ नहीं, समझा करो यार, कोई इतना कौन करता है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता क्रम है। अब देखो इस तरफ से, इसमें क्या है कि ये कहा है कि जैसलमेर की कम है और फिर प्रतापगढ़ की ज्यादा, ऐसे कह सकते हो आप। और यहां ये भी कह सकते हो कि आपका, हालांकि प्रतापगढ़ दूसरे नंबर पे आएगा, इसलिए ये सही है, ठीक है ना। छोड़ो, आगे आ जाओ। अब इस प्रश्न में आप देखो, शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा किस में है, शहर की जनसंख्या सबसे ज्यादा आपके कोटा के अंदर है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कोटा के अंदर। तो ग्रोथ रेट वाला भूलोगे तो नहीं कभी, हाँ याद करो, ऐसे कैसे भी करके याद करो। जयपुर 595 है, भरतपुर 504 है, वो घनत्व बता दिया है। अब आगे बढ़ो, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में देखो, अब परिवहन आपके सिलेबस में है, ये परियोजनाएं, जनसंख्या, सिंचाई परियोजना, जनसंख्या और जलवायु वगैरह, अपवाह प्रणाली, भौतिक प्रदेश, राजस्थान की स्थिति विस्तार, ये तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, नेशनल हाईवेज के अंदर राजस्थान पूछ रहा है आपका, नेशनल हाईवे के अंदर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो ये तीसरा स्थान है। आपसे सड़क घनत्व तो जरूर पूछा जाएगा कि राजस्थान का वर्तमान में सड़क घनत्व कितना है, बता दो, कमेंट कर दो फटाफट, 6 पारी में से 4 पारी में पूछा जाएगा। बढ़िया प्रश्न। राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका 44 है, राष्ट्रीय राजमार्ग आपका 44 है, राजस्थान के कौन से जिले से होकर के निकलता है, तो ये आपके पूर्वोत्तर, सॉरी सबसे पूर्वी जिला राजस्थान का जो धौलपुर है, वहां से नेशनल हाईवे आपका 44, याद रखिएगा। राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है, पर्यटन की विपणन की, पधारो मारे देश, विपणन जो है पर्यटन की टैगलाइन पूछा है, सीधा सीधा प्रश्न है कि पर्यटन विभाग का स्लोगन क्या है। अच्छा 92.66 बता रहे थे सब, 92.66 का मतलब क्या है वो बताओ पहले।
प्रति 100 क्या बताओ, पूरा बताओ। पधारो हमारे देश है वो पर्यटन का वर्तमान में लोगो है, स्लोगन है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, स्लोगन है पर्यटन और परिवहन सिलेबस में है। 92.66 किलोमीटर सड़कें प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर, वो याद रखना। इसमें लिख लेता हूं 92.66 किलोमीटर सड़कें प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर। तो एक 100 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कि भाई ये जो 100 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें आपके सड़कें कितनी हैं, 92 किलोमीटर है, 92.66 किलोमीटर है। ये भी 100, ये भी 100, 100, 100, 100। आई बात समझ में। और सड़क घनत्व तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सीधो प्रश्न उठान पूछ ले। अरे अभी तो रुको, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, कल खतरनाक खेल खेलेगा। पहली पारी वाले निराश मत हो, तुम्हें जोरदार तैयारी के साथ एग्जाम हॉल में भेजूंगा, फिर दूसरी से 5-6 पारी वालों को तो फुल साथ दूंगा। ध्यान दो, ये सड़क घनत्व है, सड़क घनत्व। और पहली पारी वाले सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप कर देना 8955982723 पर, ठीक है, ताकि कल क्वेश्चन भेज सको। पधारो हमारा देश हो गया। क्वेश्चन नंबर 287 कह रही है कि पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई। पर्यटन विभाग की स्थापना राजस्थान के अंदर 1956 में हुई। और उद्योग का दर्जा पर्यटन को कब मिलता है बताओ। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कौन से साल में आती है, तो पहली पर्यटन नीति है वो राजस्थान के अंदर 2001 ईस्वी के अंदर आती है। वागड़ जो 10+ आपके पर्यटन सर्किट है उनकी बात कर रहे हैं, तो वागड़ सर्किट की बात हो रही है। वागड़ सर्किट के अंदर आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा शामिल है, वागड़ सर्किट के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा शामिल है। गोडवाड़ पर्यटन बेसिन की बात करें, उसमें कौन से स्थलों को शामिल किया गया है। गोडवाड़ के अंदर आपका कौन सा पर्यटन सर्किट जो अलग अलग है याद रखिएगा। 1909 मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर, ठीक है। पेपर मुझे पता नहीं देंगे, लेकिन आप अपनी स्मृति के आधार पर मुझे भेज देना, ठीक है, बता देना कि यस सर ये क्वेश्चन पूछे थे। तो गोडवाड़ के अंदर सारे के सारे जिले आएंगे, जहां पर आपका जालोर भी है, पाली भी है, सिरोही भी है और बाड़मेर भी है। तो गोडवाड़ पर्यटन सर्किट आपका ये वाला। तो ये एक्सपोर्ट कर देता हूं, इसका नाम PDF1 रख लेता हूं, ठीक है, नहीं तो फिर मिलेगी नहीं। अब इसके बाद मैं लगाऊंगा, अभी ये थोड़ा 300 प्रश्न सेव हो जाए, फिर 300 और लगाऊंगा, फिर 300 और लगाऊंगा, फिर 300 और लगाऊंगा। और 1000 पन्नों की PDF कोई टीचर नहीं देता है, ध्यान रखना इस बात को। लो जी, 300 प्रश्न कंप्लीट होते हैं आपके हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी के, ठीक है। अब हम सीधा आगे चलेंगे राजस्थान और इंडिया पॉलिटी पे। क्लास बाद में देख सकते हैं क्या, कोई भरोसा नहीं बेटा आशीष, कोई भरोसा नहीं है क्लास का। बाद में कब क्लास डिलीट हो जावे, कब चली जावे, क्या बाउंडेशन लग जाए, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह ही नहीं सकते। इसलिए देख लो और सुखी हो जाओ। बस सेव हुआ तब तक मां सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी बच्चों के साथ में है, और आप सभी लोग बस पढ़ते रहे, मस्त रहे। अब इसके जस्ट बाद में इनको मैं डिलीट करके इनकी जगह लगाऊंगा पॉलिटी के प्रश्न। आ जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो पहले। 2 लाख 6 लाख 91,000 भी हो गया, वाह भाई वाह। 7 लाख भी कर दो, आज कर दो, ठीक है। ये रहा टेलीग्राम का लिंक, ब्लैक कलर की पट्टी दिख रही है, इस ब्लैक कलर की पट्टी में ब्लू कलर का लिंक है, उसके ऊपर दबाओ, क्लिक करो। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे सीधा टेलीग्राम में पटक दिए जाओगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आगे के नीचे ज्वाइन वाला बटन है वो दबा दो। अब देखो नीचे मनी ऐड भी आती है, कई बार हमें दिखती नहीं है कि पैसे इन्वेस्ट करो, ये पैसा कमाओ। बच्चे कई बार कहते हैं सर आपके कहने की वजह से हमने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। बेटा मैंने कब कहा बेटा कि सर आपकी ऐड आती है टेलीग्राम में। मैंने कहा पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में सबकी आती है। ये एक PDF सेव होने में इतना टाइम ले रही है, तो सोचो 1000 पेज हुए तो ये सेव कर ही नहीं पाएगा बोर्ड। इसलिए तुम्हारे भले के लिए
सेव कर रहा हूँ, 5 मिनट तुमसे बात भी कर लूँ, एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है 40 क्वेश्चंस का। तो गोड़ो घूमना बंद हो जाए, दूसरी पीडीएफ लागी बिनो पहले को नहीं लागे। अब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा। पॉलिटी में पेपर लेके आ जा, पेपर नहीं लेना ना, शेरनी का दूध थोड़ी मंगाया है शिवाजी की तरह कि गुरुजी थार वास्ते पेपर लेके आ जाऊंगा। तेरे को तो पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, पीछे मेरे को भी पकड़ेंगे कि तुम्हारे सर कौन है बताना। तो बेटा पेपर नहीं लेके आना है, पेपर वहीं जमा करा के आना है और दिमाग में सेट करना है कि राजस्थान हिस्ट्री कल्चर से कौन से प्रश्न पूछे, ज्योग्राफी से कौन से प्रश्न पूछे, राजस्थान पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी, कंप्यूटर में कौन से प्रश्न पूछे। जब मैं लाइव आके तुमसे पूछूं तब बताना, ठीक है? ओके, बड़ा कितो है, पेपर लेना आ जाऊं बेटा, कुटेला पकड़न, ठीक है ना? हाँ, मुर्गो बना वाला हो गई सेव, ओके ठीक है। थोड़ी नींद की कमी है इसलिए कभी कभी हो सकता है कि मदन सर थोड़ी बैकी बैकी बात कर ले इन 12 घंटे के अंदर, समझा करो तुम लोग भी। नींद की भयंकर है मेरे अंदर कमी चल रही है अभी। ये हटा देते हैं और ये बैच आप सभी के लिए है। 21 तारीख के बाद में आप ऐप डाउनलोड करना, कोर्स वाली कैटेगरी में जाना, रेट है, सेकंड ग्रेड है, सब इंस्पेक्टर वाला बैच वगैरह, और सीईटी के नए बैच मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, सीईटी के 12th के। अभी 21 तारीख से इसमें लाइव क्लास आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये टीम के कॉलिंग नंबर है और ये मेरे व्हाट्सएप है नीचे वाले, तो आप कॉल भी कर सकते हो टीम को, मुझे तो खाली व्हाट्सएप करके छोड़ना। 21 तारीख से सीईटी की क्लास जानी स्टार्ट हो जाएगी। आगे आ जाओ। एलो पॉलिटी, पॉलिटी की पीडीएफ के लिए तैयार हो जाओ। लो जी, क्वेश्चन नंबर 291। पर्यटन कैसा नहीं है सिलेबस में? ज्योग्राफी में देखो जाके, अरे आपदा की एक पीडीएफ शेयर करूंगा, आपदा प्रबंधन, मैंने जेल प्रहरी के पेपर में पढ़ाया था, सिर्फ 5 पेज की आपदा प्रबंधन की पीडीएफ है। तो मुझे याद दिला देना इस क्लास के बाद में, मजाल क्या एक सिंगल क्वेश्चन बाहर चला जाए। एसडीएमए, डीडीएमए और इन सब का हेड कौन होता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और वो एक्ट कब लाया गया था? प्रधानमंत्री वहां का हेड है, स्टेट में सीएम होता है, जिला स्तर पर डीएम होता है। इनमें से ही प्रश्न आएगा एक, बात ना आवे तो मैंने व्हाट्सएप का याद दिला दिया करो बेटा। जैसे वो 1 रिपोर्ट मैंने शेयर की थी, वैसे के वैसे आपदा प्रबंधन की मेरे खुद के हाथ से बनाए हुए नोट्स जो मैंने जेल प्रहरी में तैयार किए थे। अब स्टार्ट करें पॉलिटी। तो ले मां सरस्वती का नाम, माता की आज्ञा से स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 291 ये स्टार्ट हो रही है इंडिया की पॉलिटी। पहले हम इंडिया की पॉलिटी पढ़ेंगे। पानी वानी पी के बैठ जाओ सभी, ठीक है ना? शुरू कर रहे हैं इंडिया पॉलिटी। चलो, सब इंस्पेक्टर की तैयारी 7 दिनों में 7 महीनों में हो सकती क्या? देख बेटा, मैंने तो रिटर्न सब इंस्पेक्टर का पास किया, तो मां सरस्वती का साक्षी हूँ, सामने खड़ा हूँ, सिर्फ 14 दिन पढ़ा था, ठीक है? और मेरा निकला था रिटर्न एग्जाम, ठीक है? तो मेरा 14 दिन में निकल सकता है, तो तुम्हारे 140 दिन में क्यों नहीं निकल सकता? माइंड मैप का वीडियो कोर्स लेके पढ़ लेना, और माइंड मैप की 3 किताबें, हिंदी की, इंडिया जीके की, राजस्थान जीके की। राजस्थान इंडिया जीके रामबाण रट लेना, हिंदी की किताब पढ़ लेना, माइंड मैप की 3 किताबें, और माइंड मैप का वीडियो कोर्स लिखना नहीं है, खाली पढ़ते जाना है, ठीक है? हाँ। तुम 140 दिन पढ़ लेना, हो जाएगा। पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हूं, शुरू करते हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? बड़ा अच्छा प्रश्न है। संविधान आंसर बताओ फटाफट, बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत प्यारा प्रश्न पूछा हुआ है। 3 वर्ष 1 माह 16 दिन पूछ रहा है, संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? 9 दिसंबर से काउंट करना और आपका 24 जनवरी 1950 तक, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसमें तो क्या हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ जिस दिन अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया, ये नवंबर के महीने में अंगीकृत किया गया।
गलती कर दी ना, सारे के सारे डी बता रहे। अंगीकृत, अपनाया गया, अधिनियमित किया गया, ऐसे शब्द हमें मिलते हैं। मदन सर यूं कोई ऐसे क्वेश्चन थोड़ी लाते, सीधे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ये तो संविधान बनकर तैयार हुआ, थोड़ा ध्यान देना। 10 में से 10 सही करने पॉलिटी में। संविधान बनकर तैयार होने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो गलती मत करना ऐसे, ठीक है। वैसे सीटें खूब है तो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स 2-4 तो माफ की जा सकती है, लेकिन 20-25 माफ नहीं की जा सकती, ठीक है। तो यहां पर 3 वर्ष नवंबर के बाद में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपना लिया गया था, अंगीकृत कर दिया गया था, अधिनियमित कर लिया गया था। लेकिन नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी 2 महीने और ऐड करो तो 11 के अंदर 2 जोड़ो, एक 12वां महीना भी पूरा हो गया और पहला महीना उसके भी 16 दिन ऊपर हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार है, ये इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो करो, शेयर करो फटाफट, सारे साथियों को बुला के लेके आ जाओ। तो ये संविधान सभा की लास्ट मीटिंग हुई थी, लास्ट बैठक जो हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950, जब 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, 24 जनवरी को। तो ऐसे गलती मत करना। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक आपके 24 जनवरी 1950 को होती है अंतिम बैठक, और अंतिम बैठक के दिन आपके यहां पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे संविधान के ऊपर। और संविधान सभा ही जो भारत की संसद बनी थी, बाद में आगे जाकर के क्या बनती है? भारत की संसद बनती है। निम्न में से कौन है वो संविधान सभा का सदस्य नहीं था? कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। संविधान सभा की बात करें, जो सीटों की संख्या 389 थी वो 299 रह गई थी। वो आपके, हम बात करें पार्टीशन के बाद में, तो जिन्ना चला गया पाकिस्तान अपने मेंबर्स को लेके, तो वही जा, ठीक है। इस वजह से इस सीटों की संख्या है वो कम रह गई थी, और हम बात करें जिन्ना उसमें शामिल नहीं था। अगला देखिएगा, भारत का वर्तमान संविधान है वो आपका कब लागू हो गया? देखो, जनता को कब दिया गया, तब ये आपको एक प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया था, जनता को कब दिया? ये भी एक प्रश्न पूछा, बड़े एग्जाम में पूछा था, हालांकि तुम्हारा नहीं पूछा जाएगा। तब वो 26 नवंबर ही आएगा। जनता को देना या अपनाना एक ही बात है, 26 नवंबर 1949। लेकिन लागू करने की बात हो तो आपका पूछे 26 जनवरी 1950 को। तो ये थोड़ा सा क्या है, कई बार समझने की बात है। अब पहली बैठक पर 207 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, और पहली बैठक आपके 9 दिसंबर को हुई थी। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। संविधान सभा की जो आपकी प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांत हैं, और इसके साथ साथ अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी हैं। प्रांतीय संविधान समिति, और इसके साथ साथ आपके अल्पसंख्यक समिति के जो हेड है उसके भी अध्यक्ष कौन रहेंगे? आपके सरदार पटेल रहेंगे, प्रांत के सरदार पटेल रहेंगे। नेहरू की बात आए तो आप कर देना, संघ और राज्यों की जितनी भी समितियां थी ना, संघ और राज्यों की जितनी भी समितियां थी, उनके कौन थे? आपके ये थे, ये संचालन समिति के हेड थे। अभी ये प्रश्न पटवारी में पूछा गया था। संचालन प्रक्रिया संचालन समिति जो है, संचालन समिति, प्रक्रिया समिति, उसके हेड थे। अच्छा प्रश्न है, पटवारी में पूछा था। तो पटेल जी हैं, तो प्रांत हैं, अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज के। संघ और राज्यों के पूछे तो नेहरू जी हैं। 8 बड़ी समितियां थी, उनके प्रश्न आपसे पूछा। बताओ झंडा समिति के हेड कौन थे? झंडा समिति के हेड कौन थे? संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव